वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम करेंगे क्लास 7 कृषि विज्ञान इकाई 2 भूक्षरण का आखिरी भाग 3, जिसमें हम मृदा संरक्षण की परिभाषा एवं महत्व और मृदा संरक्षण के उपाय के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह भाग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि भाग 1 और भाग 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से इसे देख सकते हैं। भाग 3 मृदा संरक्षण यानी मिट्टी का रक्षा करना कैसे होता है। मृदा, जल और वनस्पति ये तीनों ही प्राकृतिक संसाधन हैं और हमारे लिए बहुत बहुमूल्य हैं, जिससे मनुष्य की बुनियादी आवश्यकताएं जैसे भोजन, ईंधन, चारा, इन सब की पूर्ति होती है। ये सब हमें इन्हीं से मिलते हैं। हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। अतः प्रकृति से प्राप्त इस धरोहर की रक्षा करना हम लोगों का परम धर्म होता है। हमारा कर्तव्य है कि हम इनकी रक्षा करें। अगर हम इनकी रक्षा नहीं करेंगे और ये नष्ट हो जाएंगे तो हम अपनी ज़रूरतों को कहाँ से पूर्ण कर पाएंगे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मृदा सतह की 1 इंच ऊपरी परत बनाने हेतु प्रकृति को 300 से 1000 वर्ष लगते हैं, परंतु मृदा संरक्षण जो है वो कुछ ही समय में बह जाती है। जो मृदा जिनमें पोषक तत्व मौजूद होते हैं वो काफ़ी समय नहीं लगती बहने में, लेकिन बनने में सैकड़ों साल लग जाते हैं। अतः इस प्रकृति की धरोहर को बचाने के लिए मृदा संरक्षण विधियां अपनाना आवश्यक है। यदि भूमि पर घास एवं वनस्पति नहीं है तो भूक्षरण अधिक होता है। इससे पहले दोनों भागों में हमने भूक्षरण के बारे में पढ़ा था, और भूक्षरण के बारे में फिर से मैं एक बार बता दूं आपको कि भूक्षरण क्या होता है। भूमि के जो कण हैं अपने मूल स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसे हम भूक्षरण कहते हैं। और इसमें काफ़ी मात्रा में भूमि में उपस्थित पोषक तत्व जो हैं वो बह जाते हैं, जिससे नदी नालों में मिट्टी जमा होने के कारण उनकी जल धारण क्षमता घट जाती है और बाढ़ का कारण बनती है। अगर भूक्षरण के कारण मिट्टी अपनी जगह से बहकर नदियों में, नालों में इकट्ठी हो जाएंगी तो जहां पानी का स्तर ऊपर होगा और बाढ़ की समस्या बढ़ जाएगी। मृदा कटाव को रोकने की प्रक्रिया को ही मृदा संरक्षण कहते हैं। अतः जब हम मृदा के कटाव को बना लेते हैं जिससे कि मृदा का संरक्षण हो सके, इस प्रक्रिया में क्या होता है, हमारे देश की कुल वार्षिक वर्षा यानी हमारे पूरे वर्ष में जितनी वर्षा होती है वो 1/3 पानी बहकर नदी नालों में चला जाता है। मृदा संरक्षण की यह विधि, जिसमें मृदा उपयोग क्षमता का पूरा लाभ उठाते हुए मृदा का क्षरण किया जाता है और उसे बचाया जाता है। विशेष अर्थवेद में भी भूमि संरक्षण का वर्णन किया गया है। पहला, हम सब इस पृथ्वी का सभी संशोधन द्वारा बचाव यानी संरक्षण करें उस मृदा को जो हमारे लिए फसल, फल, फूल, वृक्ष आदि पैदा करती है। यानी ये जो है ये हमारे वेदों में भी इसका वर्णन किया गया है। भूमि हमारी माता है और हम उसके पुत्र, जल हमारे पिता हैं। परमात्मा हमें इस ईश्वरी देन को भरपूर मात्रा में दें। अगर ये हमारे पास नहीं होगा तो आने वाले जीवन में समस्याएं बहुत अधिक बढ़ जाएंगी और जीवन को देखना असंभव होगा, जीवन बचेगा ही नहीं। मृदा संरक्षण के उपाय। मृदा संरक्षण हेतु निम्नलिखित विधियों का प्रयोग करते हैं। ये कुछ विधियां दी हुई हैं जिन्हें हम आगे भी पढ़ेंगे, मगर इनकी हेडिंग्स पढ़ लेते हैं। खेत को समतल एवं मेड़बंदी करना, ढाल के विपरीत खेती करना, पट्टियों में खेती करना, समुच्चय यानी कंटूर विधि से खेती करना, रोक बांध यानी चेक डैम बनाना, सीढ़ीदार यानी वेदिका खेती करना, वायुरोधी पट्टियां बनाना, और आखिरी है घास एवं वृक्षारोपण करना। पहला हम पढ़ेंगे खेत को समतल एवं मेड़बंदी करना। खेत हमें पता है क्या होते हैं और उन्हें सपाट करके हम एक ही सतह पर बना लेते हैं, तो उसे हम कहते हैं समांतल या समतल। और उस पर मेड़बंदी करने के लिए हम मिट्टी से चारों तरफ एक ऊंची मेड़ बना लेते हैं, जिससे कि पानी बहकर खेतों के बाहर नहीं जाता और वहीं पर रह जाता है।
हम ये कह सकते हैं कि गांव की मिट्टी गांव में और गांव का पानी गांव में, खेत की मिट्टी खेत में और खेत का पानी खेत में। इस तरह से करने से हमारी खेत की मिट्टी खेत में ही रह जाती है और पानी का भी हम संरक्षण कर पाते हैं। तो जो भी पानी चाहिए होता है वो बहता नहीं है और हम इस तरह से खेत को समतल और मेड़बंदी बनाकर पानी का संरक्षण, मृदा का संरक्षण कर पाते हैं। दूसरा है ढाल के विपरीत खेती करना। ये मेड़बंदी का चित्र भी दिया हुआ है, आप इसमें देख सकते हैं कि सपाट खेत हैं और जगह जगह मेड़ बनी हुई है, इसे हम मेड़बंदी कहते हैं। दूसरा है ढाल के विपरीत खेती करना। मृदा संरक्षण हेतु कृषि कार्य जैसे जुताई, बुआई सदैव ढाल के विपरीत दिशा में करते हैं, जिससे पानी रुक सकता है। इसका अर्थ ये होता है कि जिधर ढाल है, यानी जिधर पानी आसानी से बह सकता है, उसकी विपरीत दिशा में खेती की जाती है, जैसे कि जुताई या फिर बुआई। इससे भी मृदा संरक्षण हो सकता है। पट्टियों में खेती करना। पट्टियों में खेती करने का अर्थ है कि इस विधि में अधिक आच्छादित फसलों जैसे मूंग, उड़द, मूंगफली की एक पट्टी बोने के बाद दूसरी पट्टी में कम आच्छादित फसलें जैसे मक्का, बाजरा, ज्वार आदि की बुआई करें हैं। आच्छादित होता है छायादार, जहाँ पे छाया हुआ हो। अब अधिक आच्छादित का मतलब है कि जो ज़्यादा घना हो, ज़्यादा मात्रा में फैला हुआ हो, और कम आच्छादित का मतलब होता है जो कम घना हो। और इन्हें पट्टी दर पट्टी में, देखिए ये पट्टीदार खेती चित्र 2.3 में दिया हुआ है कि एक में एक फसल लगी हुई है, जैसे मान लीजिए मूंग की फसल लगी हुई है तो दूसरे में मक्का की फसल लगेगी, एक में उड़द की फसल लगी हुई है तो दूसरे में ज्वार की फसल लगेगी। इस तरह से एक छोड़ एक अगर हम पट्टियों में खेती करते हैं तो इससे भी मृदा संरक्षण होता है। चौथा है कंटूर विधि से खेती करना। ढालू भूमियों में समोच्च रेखा का मतलब होता है कंटूर विधि, और ये समांतर फसल जो हैं उगाई जाती हैं। समांतर यानी एक समान दिशा में, समतल, जिससे वर्षा जल रुकता है और मिट्टी कटने से बच जाती है। आप ये देख सकते हैं कि जो ढाल बनी हुई है कंटूर खेती में, इसमें सीढ़ी नुमा होती है और ऊपर से पानी बहकर नीचे की तरफ आता है और इस ढाल में वो रुक जाता है, जिससे कि ज़्यादा कटाव भी नहीं होता और वर्षा का जल जो है वो भी हम फसल पर रोक सकते हैं। इससे भी हम मृदा संरक्षण कर सकते हैं, जिससे कि मिट्टी जो है वो बह नहीं जाती। रोक बांध बनाना यानी चेक डैम बनाना। बांध मतलब होता है डैम, और रोक बनाना यानी कहीं पे किसी चीज़ की रोक लगा देना। खेत में बहते जल को रोकने हेतु झाड़ी, पत्थर या पक्की संरचना बना दी जाती है, जिससे पानी को रोककर भूक्षरण कम करते हैं। आप इस चित्र में देख सकते हैं रोक बांध बनाया गया है, जिससे पानी को एक दीवार के द्वारा रोका गया है। लेकिन ये काम आप कई सारे घने पेड़ लगाकर या फिर झाड़ियाँ लगाकर भी कर सकते हैं। छठा है सीढ़ीदार खेती। सीढ़ी का अर्थ हमें मालूम है कि जो ऊपर से सीढ़ी किस तरह की होती है, जिसमें ढाल होती है। अधिक ढालू एवं पहाड़ों पर ढाल के विपरीत सीढ़ी नुमा संरचना बनाने से खेती करते हैं और मिट्टी कटाव को रोकते हैं। इससे क्या होता है, पानी सीधे सीधे नीचे की तरफ नहीं बहता, वो बहकर समतल पे आता है और फिर बहकर नीचे, तो वो पानी वहीं रुक जाता है। उस पानी को रोकना और उस मिट्टी को रोक पाना, इसलिए सीढ़ीदार खेती जो है वो उपयोगी होती है। इससे मिट्टी का कटाव को भी रोका जा सकता है। सातवां है वायु रोधी पट्टियां बनाना। शुष्क एवं रेतीली मृदा में हवा द्वारा भूमि कटाव को रोकने हेतु खेत के किनारे वायु की विपरीत दिशा में कई पंक्तियों में वृक्षारोपण कर देते हैं, जिससे वायु का मृदा एवं फसलों का प्रभाव कम पड़ता है। यहाँ चित्र नहीं दिया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि शुष्क और रेतीली मृदा जो होती है, जहाँ पर सूखी मिट्टी होती है या रेत वाली मिट्टी होती है, वहाँ हवा द्वारा यानी वायु भूक्षरण होता है, उससे भूमि जो कटती है, हवा में मिट्टी उड़ती है। तो इसमें विपरीत दिशा में एक ही पंक्तियों में, सीधी पंक्तियों में कई सारे वृक्षों को लगा दिया जाता है, जिससे वायु का मृदा एवं फसलों पर प्रभाव जो है वो कम पड़ता है। वायु जो है वो रोक लेती है और उसमें दिक्कत नहीं होती है। इस तरीके से एक सीध में काफ़ी सारे पेड़ लगा दिए जाते हैं और उससे इसको रोका जा सकता है। आखिरी है घास एवं वृक्षारोपण करना।
खेती के योग्य भूमि को भूमि कटाव से बचाने हेतु घास एवं वृक्ष का रोपण करते हैं। वृक्षारोपण तो वैसे भी काफ़ी आवश्यक होता है, इसके हम फायदे भी जानते हैं। जड़ें जो हैं मिट्टी को बांध लेती हैं, पानी को बहने से रोकती हैं, मृदा मृदा अपवर्धन को भी रोकती हैं। तो वृक्षारोपण एक बहुत अच्छी चीज़ है और ये सबको करनी चाहिए। लेकिन जब हम वृक्षारोपण नहीं करेंगे, वृक्षों को काट देंगे, तो ये भूक्षरण को बढ़ाएगा और हमारे लिए आगे चल के भविष्य में नुकसान पहुंचाएगा। पानी को धीरे धीरे बहना और भूक्षरण को कम करना, ये वृक्षारोपण द्वारा किया जा सकता है। तो ये पार्ट जो है समाप्त हो गया। आपको कैसा लगा इसको कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए, और अगर आपको पसंद आए या इससे जुड़े कुछ सुझाव हों तो वो भी वहाँ पर लिखिए। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।